साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एंटी करप्शन मैटर्स को यदि आप कंटेस्ट कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर कि वकील का चुनाव कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि केस बहुत बढ़िया है, हमने सारे एविडेंस भी दिए बट उसको प्लीड ही नहीं कर पाए, और कई बार ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल पॉइंट पकड़ लिया और जो इस विषय का स्पेशलिस्ट है तो हारा हुआ केस भी हम जीत गए। तो साथियों आज बात करने वाला हूँ 10 पैरामीटर्स की, 10 मैजिकल पॉइंट्स की। अगर समझ लोगे तो एक अच्छा वकील का चुनाव कर पाओगे, अन्यथा तो जो हो रहा है वो होता रहेगा। तो साथियों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हर एक चीज़ को खुलकर समझाने का प्रयास किया है। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि एसीबी मैटर में हम एक अच्छा एडवोकेट कैसे चूज़ करें। भाई आज ज़माना जो है वो कंपटीशन का है, आज ज़माना जो है भौतिकवाद का है। तो वहाँ पर अच्छा फेयर ट्रांसपेरेंट एडवोकेट हमें कैसे मिले जो कि हमारे केस को ऑप्टिमम तरीके से डील कर सके और हमें मैक्सिमम बेनिफिट जो है कोर्ट से दिला सके। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 10 फार्मूलाज को या 10 पॉइंट्स को जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं टू सेलेक्ट एन एडवोकेट, या मैं कह दूं एक्सपर्ट फॉर योर केस। अगर ये पॉइंट समझ लिए तो आज बहुत कुछ लेकर जाने वाले हो, और नहीं समझ पाए तो ये चीज़ केवल एक वीडियो बन के रह जाएगी। वीडियो की शुरुआत करूं, दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे पास दो स्थितियाँ हैं। या तो हम प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मीन्स लगातार उस चीज़ पे वर्क करें, फिर उस पर जो है एक्सपीरियंस लें या उसके एक्सपर्ट बने, और उसके बाद ये डिसाइड करें कि कौन सा सही है और कौन सा रास्ता गलत है। इसके विपरीत जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, चाहे वो 20 साल का है, चाहे वो 30 साल का है या उससे ऊपर है, उनके बताए हुए पॉइंट्स या फॉर्मूला पर एक्ट अपॉन करें और अपने केस में 3 फ़ायदे हम करा के ले जाएं कि सबसे पहली बात एरर नहीं होगी, रिजल्ट जो है वो ऑप्टिमम रहेंगे, और तीसरी बात क्विक रेमेडी वाली जो बात है वो हमारे पास जो है अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि एसीडी मैटर आप खुद लड़ के देख लो या किसी ऐसे वकील से लड़वा के आप देख लो कि जिसको कोई आइडिया नहीं है, तो वो लड़ तो लेगा, मना कोई भी नहीं करता है। बट थिंग इज़ दैट कि रिजल्ट्स क्या आएंगे या क्या इफ़ेक्टिव बात कोर्ट में रखी जाएगी ये हमको भी नहीं पता। कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ एडवोकेट्स कोर्ट में पैरवी करते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है एसीडी मैटर्स का। जब जज क्वेरी करता है तो मौके पर स्थितियों को जो है वो संभाल नहीं पाते और अल्टीमेटली आपका केस ही जो है वो कोलैप्स करते हैं। तो आज जो पॉइंट बता रहा हूँ ये डेफिनेटली सिलेक्शन क्राइटेरिया होने वाले हैं। एसीडी का मैटर कोई आसान मैटर नहीं कि आप गए और पैरवी करी और आप जीत कर आ गए। आपके खिलाफ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात प्रिजम्पशन है, ये आपको समझना होगा। और इसके अलावा जो एविडेंस है उस पर ट्रायल भी होगी, और इसके अलावा जो फाइनल आर्गूमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ट्विस्ट होगा उतना ही बेटर जो है केस का रिजल्ट आने की स्थिति रहती है। अब एक बात समझ लें आप कि सिलेक्शन क्राइटेरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच में। दोनों ही जो है लॉर्ड कृष्णा के पास गए। पांडव की सोच थी कि हमें भगवान चाहिए और इनकी सोच ये थी कि हमें इनकी सेना चाहिए। दोनों अपनी जगह ठीक थे, बट एंड में जीते पांडव, क्योंकि पांडव का विश्वास सही इसलिए था क्योंकि उनको ये मालूम था कि जिसका स्वामी हमारे पास में है उसकी सेना हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो सिलेक्शन अगर प्रॉपर है तो 50% केस तो आप वैसे ही जीत गए, और अगर सिलेक्शन आपका इम्प्रॉपर है तो 100% केस भी हो गया 0%। तो यही आपको जो है डिसाइड करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। 10 प्रिंसिपल या 10 फार्मूलाज या 10 मैजिकल बातें जो बताने वाला हूँ, जो आपको एक रास्ता बताएगी कि जब भी आप किसी वकील के पास जा रहे हैं, भले वो आपके शहर में है, भले वो आपके शहर में नहीं है या कहीं और है, तो ऐसी क्या बातें हम उसमें देखें कि हमारे केस को वो इफ़ेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सके और हमारे इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके और हमारा रिजल्ट भी जो है वो ऑप्टिमम हो सके। सबसे पहली बात जो आप सबको मालूम है और आप सब जो है देखते हैं वो है आपकी लीगल प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग।
कि वकील आपकी जो लीगल प्रॉब्लम है उसको कैसे अंडरस्टैंड कर पाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। आप एक नाई की दुकान पे गए और बोले भैया हमको जलेबी दे दे, तो क्या नाई आपको जलेबी दे पाएगा? आंसर इज़ नो। वैसे ही अगर आप किसी वकील के पास जा रहे हैं जिसको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है और आप कहते हो साहब मेरा केस ले लो, कोई मना नहीं करेगा। वो कहेंगे साहब हम लड़ लेंगे और हम ईमानदार वकील हैं, आप फीस मत दीजिएगा, हम फीस भी जो है आपसे बाद में ले लेंगे। अल्टीमेटली वो केस को लड़ते रहेंगे उनके हिसाब से और आप भी जो है ध्यान नहीं दोगे, एंड व्हाट यू विल गेट अ पनिशमेंट फ्रॉम द कोर्ट बाय द वे ऑफ कन्विक्शन। क्योंकि एसीडी में कन्विक्शन आपको होता है तो आपकी नौकरी भी गई और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो गए। आपके माइंड में क्या आता है कि नीचे वकील जो है कमज़ोर बुक करो, नीचे से हार गए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकील बुक कर लेंगे। एक बात मैं कह दूं कि आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, नीचे सजा हो गई तो ऊपर जीतने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं 0%। क्योंकि यूजुअली हायर कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करती है, बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो बच के आ जाते हैं। तो आपको सारी मेहनत जो है वो करनी है बेस लेवल पे या ट्रायल लेवल पे, अदरवाइज़ बहुत समस्या जो है आपको आने वाली है। तो इस पर्सपेक्टिव में आपको ये देखना है कि जो वकील आपका लीगल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके जो कि एसीडी की है, तो वहाँ पर उसे हम लिस्ट में रख सकते हैं और उसके आधार पर उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक पहला पैरामीटर है, ये होल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक पहला पॉइंट है जहाँ पर हमें वर्कआउट करना है। दूसरी बात, उसका कम्युनिकेशन, कि किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है। कहीं उसके स्ट्रिमरिंग हकलाहट तो नहीं है, कहीं वो बोलने में घबराता तो नहीं है, कहीं वो शाई फैक्टर का तो नहीं है। भाई आप कितने ही होशियार हो, ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है, बट आपका अगर प्रेजेंटेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप अपनी बात को जो है वो नहीं रख सकते हो। तो वहाँ पर सक्सेस के चांसेस क्या हो गए आपके 0%। तो अगर ऐसा फैक्टर आप देखते हो तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर किसी वकील में ये चीज़ आप नहीं पाते हो, ड्रॉप दिस आइडिया और उसका नाम जो है अपने को लिस्ट में नहीं रखना है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं बन पॉइंट नंबर 3 कि उसके पास ई ऑफिस या डिजिटल ऑफिस जो अभी एक नया कंसेप्ट चल रहा है वो है या नहीं है। इसके दो फ़ायदे जो हैं होते हैं। सबसे पहली बात कि अगर उसके पास में ई ऑफिस है तो आपको उसके ऑफिस जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके पेट्रोल का खर्चा बच गया। आप अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके जाने का जो है खर्चा बच गया। और अभी चल रहा है कोरोना संकट, तो वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस आपके जो है कम हो गए। आप घर पर जो है आराम से बैठिए, वीसी कीजिए जिसको हम कहेंगे वीडियो कॉलिंग, और आप अपना जो है बातचीत कीजिए, कोई समस्या जो है नहीं है। और हर घर में जो है फ़ोन है और हर वकील के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। और रिसेंटली सीजीआई ने भी जो है सजेशन दिया है लॉ मिनिस्टर को कि आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कराइए, अदरवाइज़ वकीलों के लिए जो है दिक्कत आने वाली है। इसके अलावा अगर कोर्ट भी ई कोर्ट कंसेप्ट पे काम कर रहा है तो वहाँ पर आपका वकील जो है इजीली कोर्ट को एड्रेस कर पाएगा अगर ये कंसेप्ट प्रैक्टिस में है तो कुल मिला के एक एडिशनल बेनिफिट जो है होने वाला है। इस पॉइंट को भी जो है हमें कंसिडर करना है वाइल सेलेक्टिंग द एडवोकेट। चौथा फैक्टर है उसका स्टेटस या उसका बैकग्राउंड। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा एडवोकेट क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, खुद ही कई केसों में जो है फंसा हुआ है या उसके विरुद्ध कई मामले जो है दर्ज है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके अलावा वो क्या ख़ानदानी वकील है, क्या उसके किसी पेरेंट के द्वारा या ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा जो है वकालत की गई है या कोई जुडिशरी में रहे हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि वो ऑफिस को जब इनहेरेंट करेगा तो ऑफिस का नॉलेज, ऑफिस की लाइब्रेरी, ऑफिस की इंफॉर्मेशन को भी जो है गेन करेगा। तो वहाँ पर उसकी सीनियरिटी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है इन स्पाइट ऑफ अदर एडवोकेट। देन इट कुड बी एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कि हम उस वकील को जो है लिस्ट में रख सकते हैं, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर भी है वकील चूज़ करने या नहीं करने का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंग्लिश की उसको नॉलेज है या नहीं है। अधिकांश एडवोकेट्स को मैं देखता हूँ कि उनको नॉलेज नहीं है इंग्लिश की, जिस कारण वो साइटेशंस को प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं, जिस कारण आपको इफेक्टिव रूप से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर नॉलेज इंग्लिश की नहीं है तो लिस्ट में अपने को नहीं रखना है, लिस्ट में अपने को जो है उन व्यक्तियों को ड्रॉप कर देना है। नंबर 6, ऑफिस कल्चर। ये ज़रूरी इसलिए है कि कईयों के पास तक ऑफिस तक नहीं है, कई लोग अपने घरों में जो है ऑफिस चला रहे हैं। हालांकि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दिक्कत का बात है कि जब आप कोई डिस्कस कर रहे हो, घर में उसके बच्चे भी हैं, अदर जो परिवार वाले वो भी हैं और बाहर से मेहमान भी आ गए, तो आप आए हो केस डिस्कस करने के लिए और बन गए पार्ट मिलेगा। तो जब तक शांति से केस डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा मोटा मैटर नहीं है, ये एक
बड़ी सर्जरी है तो वहाँ पर डिस्कस भी बहुत ही शांति से जो है करना पड़ेगा। नंबर 7 कि आपका जो एडवोकेट है उसका नॉलेज फैक्टर क्या है। नॉलेज फैक्टर कभी भी एज से नहीं आता है। नॉलेज फैक्टर आता है कि उसने अपने जीवन में कितने घंटे लॉ बुक्स को जो है पढ़ा है और कितने घंटे उस पर जो है मेहनत करते हुए अपना एक डाटाबेस तैयार किया है। अगर एडवोकेट के पास डाटाबेस नहीं है तो किसी भी रूप में वो आपके इंटरेस्ट को इफ़ेक्टिव रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इसका आप दिमाग में इस बात को रख लें, क्योंकि आप अगर बात को दिमाग में नहीं रखेंगे या नहीं समझेंगे तो वहाँ पर नुकसान जो है वो आपका ही होना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जो अक्सर गलती करते हैं, एंगेज द एडवोकेट विदाउट मीट। एक्चुअली क्या होता है कि किसी के कह देने से या किसी के रेफरेंस से शादियां कर लो तो आपकी एक की लाइफ ख़राब होगी, पर किसी के गलत रेफरेंस से आपने गलत वकील बुक कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ गई, आपको पनिशमेंट हो गया, आपका करियर स्पॉइल हो गया और अल्टीमेटली जो नौकरी के बेनिफिट्स है वो सब गए। तो इतना भारी नुकसान कराने से अच्छा है कि एक बार वकील से मिल लो। संतुष्टि है तो करो, नहीं है तो आपको वो वकील बुक नहीं करना चाहिए। नंबर 9 बैकअप टीम, कि अगर वो वकील साहब नहीं आ पाए तो उनके बैकअप में कौन सी टीम काम करेगी। कई बार CRM सपोर्ट भी जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसके लिए अपने उसके ऑफिस में जैसे कस्टमर केयर सपोर्ट है या ऑफिस सपोर्ट है या अदर सपोर्ट है, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल हैं तो दे माइट बी क्वाइट हेल्पफुल कि आप जो है डिसाइड कर सकें कि वकील को आपको जो है चूज़ करना है या नहीं करना है। और सबसे आखिरी है फीस फैक्टर। अगर 9 फैक्टर के आंसर आपको पॉजिटिव मिल जाते हैं तो यहाँ पर हम जो है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। देखो, प्रोडक्ट जो है अगर आप एक दुकान से लो और दूसरी दुकान से वही प्रोडक्ट आपको मिल गया सस्ते दाम पे तो वो स्थिति अलग है, पर ये केसेस जो लड़ने वाला वकील है इसका स्किल और इसका प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्किल्ड नहीं है, उसका प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, कोई डेकोरम नहीं है कि गलत तरीके से केस को लड़ रहा है, गलत तरीके से ऑफिस में बैठ रहा है, गलत तरीके से आपसे डील कर रहा है, तो वहाँ पर आपके लिए ही समस्या पैदा होने वाली है। तो कोर्ट की समस्या तो बाद में आएंगी। अगर आपके और आपके वकील के बीच ही कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया तो आप केस को लड़ोगे कैसे? आप लड़ने जा रहे हो केस, ना कि वकील साहब से। तो इन बातों को दिमाग में रख लो, बाकी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी है। और हर शहर में अच्छे वकील होते हैं। कोशिश ये करो कि लोकल लेवल पे जो है अपने को वकील रखना है। और फिर भी अगर कोई एक्सपर्ट राय चाहिए तो कई एडवोकेट जो हैं अवेलेबल होते हैं, उनसे जाके आप राय ले सकते हो, केस को अपना रिव्यू करा सकते हो और उसके अनुसरण में जो है आप वर्कआउट कर सकते हो। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।